नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम लोग सुनते हैं नई कहानी। घर में मेहमानों की आवाजाही बढ़ गई है। कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है। कौन जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, जैसी चर्चाएं जोरों पर हैं। चाचा ससुर, उनके बेटे देवर, दोनों बेटे दामाद सभी समूह में बैठकर जोरदार तरीके से शानदार कार्यक्रम की योजना बनाते और फिर एक से अकेले अलग अलग खर्चे पाने की चिंता में दूसरे के दिए सुझाव की खिल्ली उड़ाकर उसे खारिज करते। समूह में दमदारी से सब करेंगे, अच्छे से करेंगे के दावे खुद की जेब में हाथ डालने के नाम पर फुस हो जाते। सुनीति कभी उसी कमरे के कोने में, कभी दूसरे कमरे में बैठी सब सुन रही थी, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। जैसे वह भी जानती थी कि सबके सामने शान दिखाने के लिए किए जा रहे दावे कितने खोखले हैं। आज 7 दिन हो गए सुनीति के पति मनोहर की मृत्यु हुए। 2.5 साल कैंसर से जूझते लड़ते आखिर वो जिंदगी की लड़ाई में हार गए। बड़ा बेटा भोपाल में नौकरी करता है। शादी के बाद तो उसने मानो घर से संपर्क ही खत्म कर दिया। महीने में एक बार फोन पर हाल चाल पूछ लेता। 6 महीने में एक आध दिन के लिए आता। वह ऊपरी बातचीत के अलावा कभी खर्च, पैसे कौड़ी की व्यवस्था के बारे में बात ही नहीं करता। कभी कभी सुनीति को बड़ा गुस्सा आता और वह मनोहर के चुप रहने के इशारों के बावजूद भी बोल पड़ती थी कि बीमारी के इलाज में आने जाने में बहुत खर्च हो रहा है। वह बड़ी बेरुखी से जवाब देता, हारी बीमारी में तो खर्च होता ही है, इंसान को इन सब के लिए पैसा बचा कर रखना चाहिए। फिर तुरंत बात बदल देता। छोटा बेटा अपनी प्राइवेट नौकरी से छुट्टी लेकर हर बार पिता को कभी बस से कभी टैक्सी से इंदौर ले जाता। यूँ तो उसके गांव से इंदौर की दूरी 80 किलोमीटर है, लेकिन बाइक पर इतनी दूर बैठकर जाने की मनोहर की हालत नहीं रही थी। बाहर छोटे और बड़े बेटे की बहस की आवाज़ें आ रही थी। सुनीति ने अपने विचारों से बाहर निकलकर उस पर ध्यान लगाया। दोनों 10वें दिन घाट और 13वीं के आयोजन में होने वाले खर्च को लेकर बहस कर रहे थे। बड़े का कहना था, पापा ने सारी जिंदगी जो कमाया वह कहाँ गया। छोटा डॉक्टर की फीस, दवाई, आने जाने के खर्च का हिसाब बता रहा था, जिस पर बड़े को कतई विश्वास न था। तो उन्हें बीमारी के नाम पर पापा को खूब चूना लगाया, खूब पैसा बनाया, यह बड़े का स्वर था। बात और बढ़ती तब तक सुनीति कमरे से बाहर आ गई। बड़ा कुछ कहने को हुआ। सुनीति ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। 10वीं का घाट घर कुटुंब का कार्यक्रम था जो जैसे तैसे निपट गया। शायद बहू ने या चाचा जी ने, बड़े ने सब खर्च किया। 13वीं के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सुनीति खुद सबके बीच आ बैठी। पति की बीमारी में अकेले जूझने और रिश्तेदारों के दिखावे को समझते हुए अब वह अंदर से मजबूत हो गई थी। इस अकेलेपन से अकेले जूझने की हिम्मत उसमें आ गई थी। उसे याद है जब मनोहर को लेकर इंदौर के अस्पताल में गई थी और डॉक्टरों की हड़ताल हो गई थी। उसने बेटे से देवर को फ़ोन लगवाया था। देवर का ससुराल इंदौर में ही है। वह चाहती थी कि 1-2 दिन इंदौर में रहने की व्यवस्था हो जाए। इस हालत में मनोहर को बार बार सफ़र ना करना पड़े। देवर ने कहा कि मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ, और दिन भर न उसका फ़ोन आया न लगा। वही देवर आज 13वीं में 2 मिठाई, पूरी, कचौरी, दाल चावल, कढ़ी, 2 सब्जी का ब्यौरा तैयार कर बनवाने पर जोर दे रहे थे। उनके लिए सब्जी, पूरी, कढ़ी, चावल और 1 मीठा बहुत है। क्यों भैया, ठीक है ना? ज़्यादा वजन भी नहीं बढ़ेगा। समाज के लोग पगड़ी में शामिल होंगे, पंजीरी का प्रसाद लेकर विदा होंगे। कमरे में जाते उनके ओठ वितृषा से टेढ़े हो गए। आज सुबह से गहमागहमी थी। बेटे, देवर, चाचा ससुर, उनकी बेटी के ससुराल वाले, दूर पास के नंदे बेटियां सभी आ चुकी थीं। सब तैयार होकर बैठे। पगड़ी रस्म में दिए जाने वाले टॉवल, शॉल एक दूसरे को दिखा रही थीं। पंडित आ गए। पगड़ी की रस्म के लिए सिर मुड़ाया। चाचा ससुर, देवर, उनके बेटे और मनोहर के दोनों बेटे बैठे थे। समाज के पंच पगड़ी पहनाने खड़े हुए। तभी सुनीति उठ खड़ी हुई। ठहरिए, सबकी नज़र उसकी तरफ बैठी। उसने आश्चर्य था। सुनीति हाथ जोड़कर खड़ी थी। आज मैं पर्चों के सामने आज समाज से कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे बुजुर्ग पंच ने कहा, कहो बहू, क्या कहना चाहती हो? सुनीति ने कहना शुरू किया। समाज में रीति रिवाज, नेक दस्तूर इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों में आस्था, हर्ष, उल्लास और जिम्मेदारियों का भाव बना रहे। पगड़ी की रस्म भी इसी जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए की जाती है। लेकिन दुख है कि जीते जी रिश्ते की कोई जिम्मेदारी न निभाने वाले किसी के मरने के बाद पगड़ी पहनने बैठते हैं। वो भी जानते हैं कि पगड़ी सिर्फ पहनने के लिए, दिखावे के लिए पहनना है।
मैं आज यह पगड़ी पहनने बैठे सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कौन भविष्य में मेरी दुख बीमारी बेटे की शादी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। इतना सुनना था कि बड़ा बेटा सिर पर रखी टोपी पटक कर खड़ा हो गया और पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे घर के बाकी सभी लोग खिसक गए। अंत में बचा रहा सिर्फ छोटा बेटा। सुनीति ने कहा, अब यह पगड़ी की रस्म शुरू करें। सबके उठ जाने से उनके रिश्तेदार में खुसर फुसर शुरू हो गई। बुजुर्ग पंच ने कहा कि आज समाज में नई नीति शुरू हो गई है। अब से पगड़ी सिर्फ जिम्मेदारी लेने वाले को ही पहनाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि पगड़ी के बाद भोजन करके जाएं। सुनीति की आंखों में आंसू झिलमिला गए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।